नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मध्य प्रदेश की जानी मानी लेखिका शीला मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी उलझते धागे चटकता मन। शीला मिश्रा जी की लेखनी में समाज की सच्चाई और रिश्तों की गहराई सहज रूप से झलकती है। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से परिवार के उन भावों को जीवंत किया है जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर व्यक्त नहीं कर पाते। तो चलिए सुनते हैं उनकी लिखी हुई कहानी उलझते धागे चटकता मन, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। हंसी खुशी, हास परिहास व चहक चुहल के माहौल में सबके चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे। ढोलक की थाप पर कुछ महिलाएं बन्ना बन्नी गा रही थीं तो कुछ उत्साहित हो नृत्य कर रही थीं। बहुत दिनों बाद ऐसे उत्सव की साक्षी बन मैं आह्लादित थी। काकी व शालिनी से तो मैं मिल ली, किंतु मालिनी नहीं दिखी। जब मैंने काकी से उसके बारे में पूछा तो कहने लगी, अभी तो यहीं थी। तभी मेरी निगाह कोने में बैठी मालिनी पर गई। मालिनी मतलब होने वाले दूल्हे मानव की सबसे बड़ी बहन। परंतु उसके चेहरे पर प्रसन्नता के वो भाव दिखाई नहीं दिए जो भाई की शादी में बहन के मुख पर होने चाहिए। ऐसा लगा मानो बस वो थोड़ी सी खुशी ओढ़कर बैठ गई हो। मुस्कुरा भी रही थी तो ऐसे मानो आधी मुस्कुराहट अंदर ही रह गई हो। लोगों की भीड़ भाड़ के मध्य सिमटी सी बैठी मालिनी पर मेरी आंख जो टिकी तो गीत अनसुने से होने लगे तथा अंतस में एक फांसी गड़ने लगी। जैसे ही उसकी निगाह मुझसे टकराई तो शीघ्रता से मेरे पास आकर दीदी कहती हुई मुझसे लिपट गई। मैंने भी उसे प्यार से भींच लिया। फिर पूछा, कब आई तुम? कल सुबह ही, मालिनी खुश होकर बोली। कितने दिन बाद देख रही हूँ तुम्हें? मैंने उसके मुख पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, पूरे 3 साल बाद आई हूँ। तब शालू की शादी में आई थी, मानसी ने कहा। कब तक रुकोगी? मेरे पूछने पर झट बोली, बस 3 दिन और। अब की बार ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी। अगले हफ्ते से बंटी की परीक्षा है, मालिनी ने कुछ निराशा के साथ कहा। अरे, बंटी इतना बड़ा हो गया? मेरे स्वर में आश्चर्य था। हाँ, 5वीं कक्षा में आ गया है। ये कहते हुए ममत्व के भाव से मालिनी का चेहरा दपदपा उठा। तुम जाने के पहले एक दिन हमारे घर भी आना, मुझे अच्छा लगेगा, मैंने बड़े प्यार से मालिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मालिनी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जरूर आऊँगी। घर वापस लौटी तो मालिनी के मुख पर छाई उदासी भी मेरे साथ चली आई। बिस्तर पर लेटी तो अतीत मृग शावक सा कुलाचे भरते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जब मैं बीए प्रथम वर्ष में थी तब हमारा परिवार इस सोसाइटी में रहने आया था। हमारा व मालिनी का परिवार आमने सामने रहता था। धीरे धीरे दोनों परिवारों में घनिष्ठता बढ़ती गई। वे लोग 4 भाई बहन थे। मालिनी सबसे बड़ी, फिर मानव, उसके बाद शालिनी और सबसे छोटा शैलेश। वे चारों जब तब हमारे घर आ जाते और खूब ऊधम मचाते। उनकी धमा चौकड़ी माँ बाबा को अच्छी लगती। मैं तो इकलौती थी, इसलिए कभी घर में इतना शोर शराबा हुआ ही नहीं था। इन चारों का ऊधम माँ को बहुत अच्छा लगता। जब मेरी शादी तय हुई तो रमा काकी ही पहली व्यक्ति थीं जिनसे माँ ने अपनी खुशी साझा की थी। वे भी पूरे उत्साह से मेरी शादी की तैयारी में माँ का हाथ बटाती रहीं। इस सहयोग से हम दोनों परिवारों का अपनत्व और बढ़ गया। जब कभी मैं ससुराल से आती तो काकी के साथ मालिनी व शालिनी भी मुझसे मिलने दौड़ी चली आती। करीब 10 वर्ष पूर्व माँ बाबा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं जो भागती चली आई तो बस यहीं रह गई। अपनी टीचर की नौकरी छोड़कर मैंने माँ की बहुत सेवा की। रमा काकी ने भी बहुत सहायता की, परंतु ईश्वर की मर्जी कुछ और थी, माँ नहीं रही। फिर लाचार बाबा को छोड़कर जाने का मेरा मन ही नहीं हुआ। बच्चे बोर्डिंग में पढ़ रहे थे तो पति लोकेश ने फौज से रिटायरमेंट लेकर यहीं अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था। मेरा ध्यान पति की ओर गया। वे गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक घड़ी की तरफ निगाह गई। रात के 1 बज रहे थे। पुरानी यादों को आंखों में समेट कर मैं सोने का प्रयत्न करने लगी। अगले दिन बारात थी। उस दिन मालिनी से बहुत थोड़ी देर के लिए ही मुलाकात हो पाई। फिर उसके अगले दिन तो नववधू के स्वागत में घर में होने वाले रीति रिवाजों में ही मालिनी व्यस्त हो गई होगी। तीसरे दिन मैं दोपहर का खाना खाकर आंगन में बैठी ही थी कि तभी मेहरी ने आकर कहा कि कोई आपसे मिलने आया है। कमरे में आकर देखा तो मालिनी थी। उसे देखते ही मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई। बहुत देर तक उससे बातें होती रहीं, बंटी के बारे में, उसके पति दिनेश के बारे में। मैं उसकी वही पुरानी खिलखिलाहट सुनना चाहती थी, किंतु वो सीमित शब्दों में हल्की मुस्कान लिए ही बात करती रही। उसके शब्दों से आती उदासी मुझे फिर चुभी।
अचानक वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई और बहुत अपनत्व से बोली, मुझे पता चला है कि आपका बड़ा बेटा आजकल महू में है। वहाँ से इंदौर तो बहुत पास है। अब आप जब कभी अनिमेश के पास आएँ तो मेरे पास अवश्य आइएगा। उसका ये आत्मीय आमंत्रण मुझे बहुत अच्छा लगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। करीब साल भर बाद मैं अनिमेश के पास रहने गई। कुछ दिन वहाँ रहकर मैंने मालिनी के पास जाने का मन बनाया। उसको फ़ोन पर बताया तो वो चहक कर बोली, जल्दी आओ दीदी, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आई तो 1-2 दिन रहने के लिए ही थी, किंतु मालिनी के स्नेह सिक्त अनुरोध पर एक एक दिन बढ़ाती गई। मालिनी का वही पहले वाला रूप, वही उन्मुक्त हंसी मुझे आह्लादित कर रही थी। एक दिन बातों बातों में उसके परिवार की बात निकली तो मैंने पूछ ही लिया, जब तुम वहाँ आती हो तो कुछ बुझी बुझी सी रहती हो, क्या बात है? कुछ देर मेरी तरफ देखकर उसने मुंह नीचे कर लिया। तपते मुख के साथ उसके माथे पर भी कुछ बूंदें चुचहा आईं। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने मेरी तरफ देखकर न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। किंतु ऐसा कहते हुए उसका चेहरा दर्द से घिर आया, मानो सांवली सी बदली स्वच्छ आकाश को मलिन कर गई हो। इतना तो मैं समझ गई कि उसके हृदय तल में कोई तो उद्वेग है जिसे वो ढांप रही है, और वैसे भी मन की गांठ इतनी जल्दी थोड़ी ही खुलती है, ये भी मैं समझ रही थी। अगले दिन मैं और मालिनी उसके कमरे में बैठे बात कर रहे थे, तभी रमा काकी का फ़ोन मालिनी के पास आया। कुछ देर की बातचीत के बाद मालिनी की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकलने लगी, परंतु न चाहते हुए भी मुझे सुनाई दे गया। मालिनी रोष भरे स्वर में कह रही थी, आपने ना तो पहले कुछ पूछा और ना ही कुछ बताया। अब जब सब तय हो गया तब आप बता रही हैं। आप तो शालू को लेकर जाकर ही शादी भी कर लीजिएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और धम्म से पलंग पर बैठकर रोने लगी। उसका रोदन सुनकर मैं थोड़ा ठिठकी और पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा मानो उसके अंतस में भरे तनाव के ढक्कन अचानक खुल गए हैं और दुख अश्रु बनकर बाढ़ की गति से उसकी आंखों से बहे जा रहे हैं। मैं तेज़ी से उसके पास गई। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट कर बिलख पड़ी। मैंने भी उसे चुप नहीं कराया। उसके मन का गुबार आंसुओं में बह जाने दिया। बस उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरती रही। थोड़ी देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो भर्राए स्वर में बोली, दीदी, मम्मी एकदम बदल गई हैं। अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती। बस सारा प्यार शालू के लिए। उसी की सलाह से ही अब हमारे घर में सारे काम होते हैं। नहीं मालिनी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। माँ अपने सभी बच्चों को एक सा प्यार करती हैं। अब तुम्हारे पास जिम्मेदारी ज़्यादा है। दिनेश टूर पर रहते हैं तो घर की, रसोई की, बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी सब तुम्हारे तो ऊपर है। शालू नज़दीक रहती है, उसके पास समय भी रहता है, तो रमा काकी उसी से ही सलाह मशवरा कर लेती होंगी। मैंने मालिनी को समझाते हुए कहा, दीदी आपको पता है, शालू की शादी से पहले तक मम्मी हर बात पर मुझसे ही सलाह करती थीं, परंतु शालू की शादी होते ही उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। वो कुछ क्षण रुकी। उसके मुख पर अनेक भाव तेजी से आ जा रहे थे। फिर वेदना सिक्त स्वर में बोली, दीदी, पैसों की चमक का असर तो अपनों पर भी होता है ना। मैं अवाक, स्तब्ध सी मालिनी का चेहरा देखती रह गई। क्या वो सच कह रही है? क्या यही वजह है कि मायके आते उसका व्यक्तित्व तो एकदम दबा हुआ सा, हीनता के घेरे में जकड़ा हुआ सा रहता है? मेरे दिल व दिमाग पर हथौड़े से पड़ने लगे। उसको समझाने के लिए मैं अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर ही रही थी कि वो नाराज़गी भरे स्वर में बोल पड़ी, दीदी आपको पता है, शैलेश की शादी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही सगाई है। उसमें बुलाने के लिए मम्मी का फ़ोन आया था, जबकि उनको पता है कि 1 तारीख से बंटी की वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। अब आप ही बताइए कि सगाई की तारीख तय करने से पहले मुझसे सलाह तो कर सकती थी ना। बातचीत तो पहले से ही चल रही होगी, किंतु ना मम्मी ने मुझे कुछ बताया और ना ही शालू ने। शालू के साथ ही वो शैलेश के लिए लड़की देखने गई थी। दीदी, मैं सब समझती हूँ। अब हमारे घर में वही होता है जो शालू कहती है। बहुत संपन्न परिवार में उसकी शादी हुई है ना। पापा तो पहले भी घर गृहस्थी, शादी ब्याह के मामले में ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे। अब बीमार भी रहने लगे हैं तो बस मम्मी शालू मनीष की राय को ही प्राथमिकता देने लगी हैं। मुझे तो एकदम बेगाना सा बना दिया है। इतना कहते कहते उसका रोष पुनः आंसुओं में बह निकला। अपनेपन की दीवारें इतनी पोली हो गई हैं और छू लेने भर से भरभरा कर गिर जाएंगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं उसकी पीठ पर सांत्वना के हाथ फेरती रही। कुछ देर बाद उसकी रुलाई रुकी अवश्य, किंतु घुटता टूटता बांध उसकी देह को हिचकोलों के हवाले कर गया। मैंने उसका हाथ अपनी हथेलियों में जकड़ लिया ताकि अपनेपन की ऊष्मा उसे सहलाती रहे।
काफ़ी समय बाद वो सामान्य हुई, लेकिन तब भी नीचे मुंह किए एक पैर से दूसरे पैर को सहलाती रही, मानो अपने आहत व अपमानित मन की चोट को वो स्वयं ही सहला रही हो। उसकी दीनहीन सी छवि ने मेरी सोचने की दिशा ही बदल दी। सच तो कह रही है वो। बच्चे की परीक्षा के समय वो कैसे जा सकती है, और आखिरकार घर की बड़ी बेटी है, तो इतना तो सम्मान उसको मिलना ही चाहिए था। क्या वाकई रमा काकी बदल गई हैं? मालिनी तो उनकी लाडली बेटी है, फिर उसके मन को क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं? क्या पैसों की चमक से रिश्तों में अपनेपन की मात्रा का निर्धारण होता है? मेरे मन में कई प्रश्न उभर रहे थे, पर प्रकट में मैंने मालिनी को समझाते हुए कहा, तुम शायद गलत समझ रही हो। देखो, तुम्हारे पापा रिश्ते नाते व घर गृहस्थी के फैसले पहले भी नहीं ले पाते थे, तो रमा काकी तुम बच्चों की सलाह से ही सारे फैसले लेती आई हैं। अब तुम दूर रहती हो, अपनी गृहस्थी में मगन हो, तो शायद इसीलिए काकी तुम्हें बार बार परेशान न कर शालू की सहायता से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हों। फिर जिसकी सहायता ली जाती है उसकी सहूलियत का ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना। मैंने मालिनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर इस विषय को यहीं समाप्त करते हुए कहा, अरे तुम भूल गई, आज हमें बाजार चलना है। मैंने बंटी से वादा किया है कि उसकी पसंद की कॉमिक्स उसे दिलवाऊंगी। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ। चिंटू स्कूल से आता ही होगा। मालिनी बेमन से बाथरूम की ओर चली गई। बाजार में भी वो अनमनी सी व थकी थकी सी लगी। सच है, मन की थकान शरीर की भी सारी ऊर्जा खींच लेती है। मालिनी की ये स्थिति देख लौटते समय मैंने रात का खाना बाहर से ही पैक करवा लिया। अगले दिन सुबह से अनिमेश का फ़ोन आ गया कि वो किसी काम से इंदौर आ रहा है, तो लौटते में वो मुझे ले चलेगा। मैं भारी मन से सामान समेटने लगी। दिनेश के ऑफिस के लिए निकलते ही मालिनी मेरे कमरे में आ गई। उसके चेहरे के भाव देखकर मैं भाप गई कि वो कुछ कहना चाह रही है। मैंने माहौल को हल्का रखते हुए कहा, देखो, तुमने अपनी दीदी को अपने हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाकर कितना मोटा कर दिया है। अब देखना तुम्हारे जीजाजी मुझसे रोज़ मैदान के 10 चक्कर लगवाएंगे। मेरी बात सुनकर मालिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस समय मुझे वही पहले वाली मालिनी नजर आई। फिर थोड़ी देर में गंभीर होते हुए बोली, दीदी आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहो, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मेरी आपसे जो बात हुई है उस विषय में मम्मी से कुछ मत कहिएगा, नाहक ही उनका दिल दुखेगा। मम्मी की चिंता उसके शब्दों में झलक आई। अरे ये भी कोई कहने की बात है? हम अपने मन की बात उसी से तो कहते हैं जिस पर अपने से भी ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, अब मेरी भी एक बात सुनो। अब जब कभी ग्वालियर आओ तो 2 दिन मेरे पास ही रुकना, वो भी तुम्हारा ही घर है, समझी? मेरे इतना कहते ही मुझसे लिपट गई। 2 दिन महू में अनिमेश के पास रुक कर मैं ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। ट्रेन में बैठते ही मानसी का दर्द से घिरा चेहरा मेरे मानस पटल पर आकर खड़ा हो गया, और उसकी उदासी में कही गई बातें मुझे व्यथित करने लगीं। कितनी तड़प थी उसकी आवाज़ में। वो भीतर तक ऐसी बिंधी हुई थी मानो किसी बच्चे के सिर पर छतरी की तरह तना ममत्व का आंचल अचानक सिमट गया हो और वो माँ के प्यार के लिए तड़प उठा हो। गहरी वेदना में डूबी वो मेरे समक्ष ऐसे अपना आत्म विसर्जन कर रही थी मानो मानो वो अपने आप को पूरी तरह से खाली कर देना चाहती हो। आखिरकार एक दुखी नारी करे तो क्या करे। अंतस की पीड़ा असहनीय होने पर ही तो वो अपनों के सामने उसे व्यक्त करके मन हल्का करना चाहती है, किंतु इसके बावजूद बहुत कुछ अव्यक्त धूमिल टुकड़ों जैसा उसके अंतस में मौजूद रहता होगा, जो रह रहकर उसे निरंतर सालता होगा। मैं उद्विग्न हो उठी, तकिया सिरहाने रख कर लेट गई, आंखें बंद कर लीं, परंतु उन आंखों में नींद की जगह अतीत के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे। एक बार माँ बता रही थीं कि रमा काकी काका की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी शादी के 1 महीने बाद जो मायके गई तो वापस लौटी ही नहीं। 2 साल तक इंतज़ार करने के बाद काका के माता पिता ने उनकी दूसरी शादी रमा काकी से कर दी, किंतु काका का व्यक्तित्व तो अब पहले जैसा नहीं रह गया था। वे अपने में सिमट कर रह गए थे। नकारे जाने की पीड़ा काका के व्यक्तित्व पर धूप की परछाई की तरह चिपकी रहती। वे घर से सीधे ऑफिस जाते और ऑफिस से सीधे घर, इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं। बच्चे भी काका की गंभीर चुप्पी से सहमे हुए से रहते। घर बाहर का सारा काम काकी बड़ी कुशलतापूर्वक संभालती, परंतु जिम्मेदारी के बोझ तले अब उन पर उम्र का असर कुछ ज़्यादा ही दिखने लगा है। मेरी सोच फिर विस्तार पाने लगी। तो क्या उम्र के इस ढलान पर वे एक सहारा चाहती हैं? हाँ, यही कारण होगा, तभी काकी का झुकाव शालिनी की तरफ ज़्यादा है। वो आर्थिक रूप से संपन्न है तथा उसी शहर में रहती हैं। वैसे इसमें गलत क्या है?
काका की गंभीर चुप्पी व निर्लिप्तता काकी के चेतना पटल पर किरच बनकर चुपती रही होगी। हालांकि उन्होंने स्वयं को घर गृहस्थी के कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त कर लिया था, तब भी उनके मन का वो कोना जो सहारा चाहता है, सलाह चाहता है, संवाद चाहता है, साहचर्य चाहता है, सुख दुख बांटना चाहता है, वो कोना तो हमेशा रीता ही रहा होगा। अब शायद शालिनी से पूरित हो रहा हो, किंतु फिर मालिनी, उसका क्या दोष? उसकी दीनहीन छवि मुझे फिर झंझोड़ने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा सिर भारी हो रहा है, तो सारे विचारों को झटक कर मैं सोने का प्रयत्न करने लगी। परंतु आज नींद मानो मुझसे रूठ ही गई थी। बहुत प्रयास के बाद भी आंखों से कोसों दूर। आखिरकार मैं उठकर बैठ गई। समय का पहिया मुझे कई वर्ष पीछे ले गया। बचपन की मालिनी शालिनी मेरी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। सुंदर, हंसमुख, मिलनसार। मालिनी पढ़ाई में, खेलकूद में, गृह कार्य में, हर कार्य में दक्ष थी, इसलिए जहाँ जाती वहाँ प्रशंसा पाती। और शालिनी बिल्कुल इसके विपरीत। किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता, इसलिए जब तब काकी की डांट भी खा जाती। कुछ मनगुन्नी सी, बोलती भी कम थी, शायद काका की तरह। परंतु जब डांट पड़ती तो मालिनी की ओर गुस्से से देखती और मौका पाकर उस पर अपनी खींच उतारती। एक बार तो गुस्से में उसने खेल कूद में मालिनी को मिले सर्टिफिकेट पर स्याही ही उड़ेल डाली थी। जब काकी ने डांटा तो भागती दौड़ती मेरे पास आकर सुबकने लगी थी। बरबस मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। तभी मेरी सोच ने दिशा बदली। कहीं शालिनी के मन में कुंठा ने अपनी जड़ें तो नहीं जमा ली हैं? ये विचार आते ही मेरे मन में उथल पुथल सी मच गई। तो क्या कुंठा से स्नेह के तंतु इतने झुलस गए कि मालिनी की भावनाओं को दरकिनार कर वो धन बल से मायके पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है? तो मतलब ईर्ष्या की भावना बहनों के बीच खाई पैदा कर देती है। क्या इसीलिए बालू के ढेर की तरह भर भरा कर रिश्ते बिखर रहे हैं? मेरा मन धागे की तरह उलझता चला जा रहा था। धीरे से एक विचार ने सिर उठाया। मेरी ना तो कोई बहन है और ना ही भाई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अनमोल रिश्तों में मौजूद भावों की आंतरिक बुनावट को शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ? किंतु फिर वही प्रश्न। आहत स्वाभिमान से दहकती मालिनी की पीड़ा, उसका मार्मिक रुदन, वो तो मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है। वो अपने को उपेक्षित क्यों महसूस कर रही है? इस प्रश्न ने मुझे जकड़ लिया। इस जकड़न के बीच मालिनी का उदास चेहरा, अपनेपन के अभाव से रिश्ता उसका दर्द, स्मृतियों के दंश से उठती उसकी टीस, और फिर झर झरती उसकी मरमाहत पीड़ा झांक रही थी। रिश्तों की इस उलझी हुई गुत्थी से मेरी उपजी पीड़ा भी अचानक तरल होकर बह निकली। मेरे अंतस का द्वंद्व, संशय, प्रश्न सब उस तरलता में बहे जा रहे थे। कुछ समय पश्चात आसपास हो रही चहल पहल से मेरी चेतना वापस आई। ग्वालियर आने को था। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, ठीक मेरे अंतर्मन की तरह। कुछ समय पूर्व मेरे मन में चल रहा झंझावात प्रकृति ने ओढ़ लिया। फिर धीरे धीरे धरती पर बूंदें बरसने लगीं, मानो प्रकृति मुझे संदेश दे रही हो कि मन के उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों को नीर में ही बह जाने दो, क्योंकि कभी कभी किसी प्रश्न का जवाब मिलता ही नहीं, या शायद होता ही नहीं। अभी आप सुन रहे थे शीला मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी उलझते धागे चटकता मन। कहानी मानव मन के संवेग, ईर्ष्या पर आधारित थी, जो अक्सर बहनों, देवरानी जिठानी, मित्रों या ऐसे ही रिश्तों में अक्सर पनप कर रिश्तों को खट्टा कर देती है। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।